सभी साथियों को जय आदिवासी, जय भीम, जय फूले, जय मूल निवासी। दोस्तों, मैं राज वसावा, बिलिस्तान टाइगर सेना हमारे उसमें मैं राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर कार्य करता हूं, और जो हमारी भारतीय ट्राइबल पार्टी है उसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर काम करता हूं। दोस्तों, आज हम बापसा गुजरात की ओर से कुछ मुद्दों पर लाइव डिबेट चर्चा करेंगे। और आज जो टॉपिक है, एक तो गुजरात में शेड्यूल 5 की अमलवारी, और दूसरा जो टॉपिक है वो लॉ में आदिवासी क्षेत्रों। तो दोस्तों, सभी साथियों से अपील करना चाहता हूं कि आप इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स मिले, और हम एक दूसरे में जो हम कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, हमारे जो मैसेज, हमारी जो बात दूसरे साथियों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो जितने ज़्यादा हमारे साथी जुड़ेंगे उतना हम ज़्यादा लोगों तक ये जैसे सेशन ख़त्म होता है हम थोड़ा क्वेश्चन का इंटरेक्शन भी करेंगे। लेकिन मेरा अपील यही है आप सभी साथियों से कि ज़्यादा से ज़्यादा इस दूसरे व्हाट्सएप, फेसबुक में, ट्विटर हैंडल पे, जहाँ जहाँ पॉसिबल हो आप सभी साथी आप शेयर कीजिए। और एक मैं रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ कि शायद मैं बीच में आप किसी भी साथियों का क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि क्या वो लिंक टूट जाता है फिर कम्युनिकेशन का। तो एक बार जो सेशन ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। लेकिन अभी के तो क्वेश्चन है वो आप डेफिनेटली राइट कीजिए, उसमें मुझे खुशी होगी। और अगर कुछ गलती हो जाती है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि देखिए मैं कोई फिलोसोफर नहीं हूँ, ना ही मैं कोई इकोनॉमिस्ट हूँ। मैं एक आप ही की तरह एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, जो एक नए विज़न के साथ, नई दिशा के साथ, हम जो भी हमारे जैसे बहुजन है, दलित, आदिवासी, ओबीसी, मुस्लिम, अन्य माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ के जो यूथ है उनको जोड़ने के लिए हम लोग एक ये जो सोशल, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, या अन्य कोई भी रिसोर्सेस हो, चाहे वेबिनार हो। आज आप सब देख रहे हैं कि अभी वेबिनार का बहुत ही ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि आप सबको पता ही है कि पूरे देश में और दुनिया में कोविड-19 जो एक वायरस है, कोरोना वायरस है, उसके चलते लॉकडाउन की परिस्थिति पूरी दुनिया में चल रही है। तो उसके मद्देनज़र अभी ज़्यादातर सभी सोशल एक्टिविस्ट अपने घर में अपने परिवार के साथ लॉकडाउन है, क्वारंटीन है। इसलिए अभी जो ये इंटरनेट का जो हम यूज़ कर रहे हैं उसमें एक तो फेसबुक लाइव डिस्कशन हो गया, या वेबिनार के कुछ सेशन करवा लिए। अभी कुछ देर पहले मैं यूनाइटेड नेशंस की ओर से एक वेबिनार का एक सेशन चल रहा था, जिसमें एशिया के और अफ्रीका कंटिनेंट के ज़्यादातर देशों के रिप्रेजेंटेटिव कोविड-19 का जो भी इशू है, और हमारे जैसे जो इंडिजिनस पीपल और जो मूल निवासी है उनको उनके जो इश्यूज़ अभी पूरी दुनिया में चल रहे हैं उसके लिए सब बात कर रहे थे। और बहुत अच्छा उन्होंने इंटरेक्ट किया है, उन्होंने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन भी दी है, और मुझे खुशी हुई है कि पूरी दुनिया में जहाँ पे भी हमारे जैसे लोग एक्टिव है, वो लोग अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कर रहे हैं। और ये खुशी की बात है। आखिरकार हमें हमारी लोकशाही को भी ज़िंदा रखना है, हमारी इंसानियत को भी ज़िंदा रखना है। तो आप सभी दोस्तों से दोबारा, जितने भी नए साथी जुड़े हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे दूसरे साथी हमारे साथ इंटरेक्ट कर सके। तो आज का जो टॉपिक है उसके जो अभी मेरा जो सेशन स्टार्ट होगा उससे पहले मैं आप जो भी व्यूअर्स हैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और आपने इतना अपना वक्त निकाल कर जो हमारे साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं उसलिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। तो दोस्तों, मेरी बात बस शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने मेरा नाम आप सभी से मेंशन किया था, मैं राज वसावा, बिलिस्तान टाइगर सेना का राष्ट्रीय महासचिव और भारतीय ट्राइबल पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर कार्य कर रहा हूं गुजरात में। बेसिकली मेरा मकसद सिर्फ गुजरात के हमारे बहुजनों को जोड़ना नहीं है,
बल्कि पूरे देश में जहाँ जहाँ हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं उन सबको एक मंच पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारे जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो एक सपना देखा था इस संविधान बनाकर कि एक ना एक दिन हम बहुजनों का शासन इस देश पर होगा। शासन का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी पॉलिसी को जबरन किसी भी कम्युनिटी के ऊपर, किसी भी व्यक्ति के ऊपर, किसी भी क्षेत्र में जबरन आप उसका इम्प्लीमेंट करवाएं और वहाँ के जो लोग आराम से जी रहे हैं उनकी ज़िंदगी बर्बाद करें। तो सबसे पहले मैं बापसा के बारे में मेरी बात रखना चाहूँगा। बापसा का इंट्रोडक्शन मैं देना चाहता हूँ। बापसा मतलब कि बिरसा अंबेडकर फूले स्टूडेंट एसोसिएशन। बापसा ये एक ऐसा एसोसिएशन है जो हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेजेस है, वहाँ पर जो हमारे आदिवासी, दलित, ओबीसी और अन्य माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो इश्यूज़ है उनके लिए वो आवाज़ उठाते हैं। चाहे वो किसी भी तरह का इनजस्टिस उनके साथ हो रहा हो, उसके खिलाफ बापसा आवाज़ उठाता है। बापसा की जो स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2014 के दिन जो जवाहरलाल यूनिवर्सिटी है, JNU दिल्ली की जो बात कर रहा हूँ, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में यूनाइटेड दलित स्टूडेंट्स फोरम ने इसकी स्थापना की थी, क्योंकि उन्होंने देखा कि हम सेपरेटली ओबीसी का संगठन मिल जाएगा, SC का संगठन मिल जाएगा, ST का संगठन मिल जाएगा, माइनॉरिटीज़ का संगठन मिल जाएगा, लेकिन ये सबको जोड़ने वाला कोई संगठन अभी तक ये जो देश में कहीं नहीं बना है। तो जो दलित साथी हमारे उस टाइम पे वहाँ पर जो एक्टिविस्ट थे, उन्होंने ये एक नया विज़न, एक कम्युनिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उन्होंने ये प्लेटफॉर्म जनरेट किया और उन्होंने कहा कि आप इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हमारी एकता को और मजबूत करें, ताकि जितनी हमारी एकता बढ़ेगी, यूनिटी बढ़ेगी, उतना हम जो हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है उसके सामने हम फाइट कर सकेंगे और हमें जो अन्याय हो रहा है उसको हम ख़त्म कर सकेंगे। बेसिकली ये जो बापसा का मैं दो इंसिडेंट्स आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि 2018 में जब हायर एजुकेशन में जो एडमिशन था उसकी आरक्षण की जो सीटें थी उसमें JNU में मार्क्स कटौती का मतलब जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया था, तो 2017 में तो उन्होंने उस टाइम पर 20 दिन के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का जो बिल्डिंग है 20 दिन के लिए लॉकडाउन करके रखा था उन्होंने। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था ये बापसा की ओर से। दूसरा, जब टाटा इंस्टीट्यूट ने आदिवासी और दलित जो स्टूडेंट्स थे उनकी जो फाइनेंशियल एड थी, मतलब कि जो उनको स्कॉलरशिप मिलती थी, उसके ऊपर उन्होंने ब्रेक लगाया था, तो उसके खिलाफ भी बापसा ने एक मूवमेंट छेड़ा था और वो जो एड थी दोबारा उसको रिज्यूम करवाया था। तो ये दो जो इंसिडेंट्स बापसा ने अपने अपने दम पे लड़े थे, अपने दम पे उन्होंने किया था, तो उसमें उनको सफलता मिली। तो मकसद हमारा वही होना चाहिए कि अन्याय किसी भी कम्युनिटी के साथ हो, हम बहुजनों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए, क्योंकि अगर आदिवासियों के साथ कुछ अन्याय होता है तो दलित अगर साथी हमारे साथ आके खड़े होते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट जो रूलिंग पार्टी है वो समझेगी कि हम आदिवासियों के साथ कर रहे हैं और दलित, ओबीसी और माइनॉरिटीज़ भी साथ में आ रहे हैं, तो वो कभी ना कभी मतलब कि ये जो हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है उसको वो स्टॉप करेंगे। बापसा में मेरा जब इंटरेक्शन हुआ था लास्ट ईयर 2019 की मैं बात कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट पास किया था कि जो आदिवासी जो जंगल है भारत देश के, उस जंगल में जो आदिवासी बस रहे हैं उनको बेदखल करने का एक वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट ईयर उन्होंने वर्डिक्ट पास किया था। तो उसके खिलाफ हम पूरे देश के आदिवासी समुदाय के साथ साथ दलित, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज को हम एक कर रहे थे और ये जो वर्डिक्ट था उसके खिलाफ हम एक मूवमेंट छेड़ रहे थे। तो उसी मद्देनज़र मुझे हमारा जो गुजरात का यूनिट है
वहाँ पे जो हमारे हवलदार भारती हैं, सियाराम भाई मीणा है, आलोक कुमार है, संदीप सिंह है, और ऐसे जो दूसरे एक्टिव, निज़ाम शेख है, जो जो वहाँ पर सोशल एक्टिव, सॉरी, बादशाह के अंडर में एक्टिविस्ट थे, उन्होंने मुझे आदिवासी समुदाय की ओर से आदिवासियों के साथ जो इनजस्टिस उस टाइम पे हो रहा था, उसकी बात आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स के सामने रखें। मेरे साथ स्पीकर के तौर पर मिस्टर हेमंत कुमार शाह जो प्रोफेसर थे, उनको भी इनवाइट उन्होंने किया था। बहुत ही नॉलेजेबल, इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल पर्सन है, और हेमंत सर से हमने बहुत कुछ सीखा है और आगे भी सीखने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो जब ये सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट पास किया, तो उसके खिलाफ हमने पूरे देश के आदिवासियों से कांटेक्ट किया, और ज़्यादातर जो भी ऑर्गेनाइजेशंस थे आदिवासी, दलित, ओबीसी और माइनॉरिटीज़ के, उन्होंने हमें पूर्णतः समर्थन दिया, और दिल्ली में हमने बहुत बड़ा मार्च इस वर्डिक्ट के खिलाफ किया, और वो वर्डिक्ट को हमने स्टॉप करवाया था। मतलब कि सुप्रीम गवर्नमेंट ने इंटरवेन किया और सुप्रीम कोर्ट में अपनी तरफ से एडवोकेट भेजकर वो जो जजमेंट था उसके ऊपर उन्होंने स्टे लाया। तो ये एक और इंसिडेंट है जो हम नेशनल लेवल पे भी जो हम कर रहे थे, कि ऐसा पॉसिबल नहीं कि अगर नेशनल लेवल पर आपको कोई मूवमेंट करनी हो तो आपको बड़ा मास पॉपुलेशन चाहिए या ज़्यादा पैसे चाहिए। अगर आपके अंदर कुछ करने का जज्बा है तो आप डेफिनेटली आप कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अभी तो हमने अंगड़ाई ली है, अभी आगे लड़ाई और बाकी है। तो बाबा साहब आम्बेडकर और जयपाल सिंह मुंडा ने जो हमारे लोगों को लिखा है कि बहुजन एक ना एक दिन इस देश करेगा, इस धरती पर शासन करेगा, उस दिशा में हमें आगे बढ़ना है। और सबसे पहले जितने भी यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हो, कॉलेजेस में पढ़ते हो, प्लेटफॉर्म पे लाना पड़ेगा। आइडियोलॉजी या कुछ भी हो सकता है, अपनी कम्युनिटी तो सारे बैरियर एकता का जो हमारा स्लोगन है करना चाहिए। जब तक हम अकेले लड़ते थे, हमारे ऊपर शासन कंटिन्यूस किया। आप देखिए, सिर्फ और सिर्फ हम 10% लोग से रिलेटेड हो, किसी भी संस्था से, किसी भी इंस्टीट्यूट में आप काम करते हो, लेकिन अभी हमें एक मंच पे आने की ज़रूरत है। वरना ये जो कैपिटलिस्ट, जो मूढ़ीवादी और मनुवादी जो सिस्टम के लोग आज देश में और राज्यों में जो शासन कर रहे हैं, वो संविधान को कुछ ही साल में ख़त्म कर देंगे। क्योंकि अगर हमें जो अधिकार, हमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स अभी मिले हैं, वो जब तक, सॉरी नेटवर्क का प्रॉब्लम है दोस्तों, माफ़ करना, नेटवर्क का थोड़ा इश्यू हो गया था। तो ये जो संविधान है, उसमें जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, उसको हमें धरातल पर अमलवारी करवानी बहुत ज़रूरी है। तभी हम, चाहे दलित हो, आदिवासी हो, माइनॉरिटीज़ हो या ओबीसी हो, उन सब के जो हमारा जो रिजर्वेशन का राइट्स है, या पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेशन का राइट्स है, या हमारा इंडिपेंडेंट जो हमारी लाइफस्टाइल है, हमारी जो कस्टमरी जो लॉ के हिसाब से जो हम लाइफस्टाइल जी रहे हैं, उसको ज़िंदा रख पाएंगे। तो सबसे पहले मेरे जो टॉपिक्स है, उस टॉपिक्स का जो पहला टॉपिक है उसमें मैं बात रखना चाहता हूँ कि गुजरात में शेड्यूल 5 की अमलवारी। अच्छा, ज़्यादातर जो हमारे साथीगण हैं, कुछ साथियों को शेड्यूल 5 के बारे में पता होगा, कुछ साथी को पता नहीं कि शेड्यूल 5 एग्जैक्टली होता क्या है। तो उसके लिए हमें थोड़ा पास्ट में जाना पड़ेगा कि शेड्यूल 5 एक ऐसा विशेष अधिकार है जो भारत के जो आदिवासी क्षेत्र है, उसमें जो आदिवासी समुदाय रहता है, वो अपने कस्टमरी लॉ, अपने जो परंपरागत जो रीत रिवाज है, अपनी जो बोली है, अपने जो कल्चर है, अपनी संस्कृति है, और अपने जो जल जंगल ज़मीन के रिसोर्सेज है, मिनरल्स के रिसोर्सेज है, उसके ऊपर मालिकाना अपना हक जता सके, वो अपने अपने पीढ़ियों को वो अपना कल्चर दे सके, उसके लिए उन्हें एक विशेष अधिकार दिया है। बेसिकली ये जो अनुसूची 5 है,
वो हम पास्ट में चलते हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन करने आई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले तो बिजनेस के तौर पर भारत में मुगल साम्राज्य के जितने भी राजाओं थे उनके साथ इंटरेक्शन किया। उन्होंने देखा कि ये लोग यूनाइटेड नहीं है, इसलिए उन्होंने आसानी से इस देश पर कब्जा कर लिया। लेकिन जब वो आदिवासी क्षेत्रों में उन्होंने शासन करने के लिए या उसके ऊपर अनुशासन के लिए जब उन्होंने इनिशिएट किया, तब वहाँ कर जो हमारे आदिवासियों थे उन्होंने उस पर डिफेंस किया, उन्होंने सरेंडर नहीं किया। करीबन 80,000 आदिवासी ब्रिटिश शासन में उनका जो बलिदान हुआ है, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है। 80,000 आदिवासियों ने बलिदान दिया है अपने देह का, अपने जीवन का। और 1858 में सबसे पहले हमारे जो आदिवासी हमारे जो लड़ाके थे, उन्होंने सबसे पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ एक बगावत की थी और उन्होंने कहा था कि ये हमारी ज़मीन है, हम इसके मालिक हैं और आप लोगों का इंटरवेन हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो उस टाइम से लेकर ब्रिटिश शासन ने कुछ लॉ बनाए हैं आदिवासियों को अपने जो कस्टमरी लॉ है उसके साथ जीने के लिए। तो उसमें 1870 में सबसे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने एक एक्ट बनाया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके तहत उन्होंने भारत पर शासन लाने के लिए एक एक्ट बनाकर उसके साथ उन्होंने शुरुआत की थी। उसके बाद 1874 में जब ब्रिटिश शासन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से जब अपना पावर ले लिया, रूलिंग का पावर ले लिया था, तब उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र मतलब का शेड्यूल्ड ट्रैक्ट्स कर उन्होंने घोषित कर दिया था। तो कुछ साल ऐसे ही उन्होंने चलाए। उसके बाद फिर क्या हुआ, 1935 में ब्रिटिश शासन ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वो पारित किया और उसमें आदिवासी क्षेत्रों को पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया और एक्सक्लूडेड एरिया। अब ये पार्शियली एक्सक्लूडेड और एक्सक्लूडेड एरिया का है क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया मतलब कि जो प्लेन्स है, जो समतल लैंड, जो इंडिया की जो समतल लैंड है, वहाँ के जो स्टेट्स है, वहाँ पर जो आदिवासियों का जो क्षेत्र है उसको शेड्यूल 5 मतलब पार्शियली एक्सक्लूडेड उन्होंने डिक्लेयर किया। और जो हिली एरिया है, जो माउंटेन, जो पर्वतमालाओं का जो एरिया है, उसको उन्होंने एक्सक्लूडेड एरिया किया। वो ज़्यादातर जो एक्सक्लूडेड एरिया है उसमें सिर्फ 4 स्टेट आते हैं, आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। और जो प्लेन्स एरिया है उसमें 10 स्टेट्स इंक्लूडेड है। उसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, हरियाणा। तो ये 10 स्टेट्स प्लेन्स में है। तो ये उनका डिफ्रेंशिएट था। तो उसके बाद आप देख रहे हैं कि भारत आज़ाद हुआ और 1949 में बाबा साहब आम्बेडकर की अध्यक्षता में एक कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया और उनको ये भारत के संविधान लिखने का उनके ऊपर जिम्मा दिया गया। तो ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसमें बाबा साहब आम्बेडकर के साथ आदिवासी समुदाय के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर जयपाल सिंह मुंडा भी शामिल थे। जयपाल सिंह मुंडा वैसे बेसिकली झारखंड से बिलोंग्स करते थे। जयपाल सिंह मुंडा ने भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ में अपना हायर एजुकेशन गेन किया है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ में हायर एजुकेशन गेन करने के बाद वो वापस इंडिया आ गए थे। और इंडिया आने के बाद उन्होंने देखा कि आदिवासी समुदाय के साथ कितना अन्याय हो रहा है। जो वहाँ पर उस टाइम पे जो साहूकार थे, जमींदार थे, वो आदिवासी समुदाय का बहुत ही एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। तो जयपाल सिंह मुंडा ने कहा कि देश तो आज़ाद हो गया लेकिन आदिवासी आज भी इनके टॉर्चर का शिकार हो रहा है। तो जो आदिवासी क्षेत्र है उनके लिए क्या प्रावधान किए जा सकते ताकि वो अपने जो कस्टमरी लॉ है या अपने जो रिचुअल्स है, अपने जो आइडेंटिटी है, उसको कैसे बचा सके। तो जयपाल सिंह मुंडा ने जो आज़ाद भारत में जब संविधान बन रहा था तो अपनी तरफ से उन्होंने जो पूरे भारत का भ्रमण किया कि कहाँ आदिवासी क्षेत्र, कौन से स्टेट में आदिवासी क्षेत्र कितना है।
तो उसको उन्होंने जस्टिफाई करने के लिए हेलीकॉप्टर में पूरे देश का भ्रमण किया, और वो हेलीकॉप्टर का जो खर्चा था वो बेयर नहीं कर पा रहे थे, तो वो खर्चा बेयर करने के लिए उन्होंने अपनी बहुत सारी प्रॉपर्टी भी उन्होंने सेल कर दी थी। तो जयपाल सिंह मुंडा ने वो कहा कि देखिए मैंने ये सर्वे किया है, और आदिवासी जो समुदाय है उनके जो जल जंगल ज़मीन है, उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो आइडेंटिटी है, उनको बचाने के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए आपको कुछ स्पेशल प्रावधान इस आदिवासियों को देने पड़ेंगे, तब जाकर आदिवासी अपनी आइडेंटिटी भी बचा पाएगा, जल जंगल ज़मीन को भी बचा पाएगा, और अपनी पीढ़ी के लिए कुछ नया मैसेज देने के लिए, या वो जो अपना जो वारसा है वो अपनी कम्युनिटी को पास ऑन करेगा। लेकिन दुख की ये बात है, एक तरफ जयपाल सिंह मुंडा थे और बाबा साहब आम्बेडकर, और दूसरी तरफ ज़्यादातर लोग आप समझ सकते हैं कि अपर कास्ट से थे, और बहुमति ना होने के कारण जयपाल सिंह मुंडा के ज़्यादातर प्रस्ताव जो थे उसको खारिज कर दिया। लेकिन ये जो शेड्यूल 5 है या शेड्यूल 6 है, उसको बाबा साहब आम्बेडकर और जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो सदस्य थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में उसको शामिल किया। तो जयपाल सिंह मुंडा के बारे में भी आप सभी साथियों को थोड़ा बहुत जानना चाहिए, क्योंकि वो आदिवासियों के जो शेड्यूल 5 मतलब प्लेन्स में जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो जयपाल सिंह मुंडा थे, और हिल्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो आसाम के एक एक्टिविस्ट थे, उनका नाम अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन उनके वहाँ से भी एक रिप्रेजेंटेटिव्स प्लेन्स हिल्स एरिया के लिए वो रिप्रेजेंटेटिव थे। तो ये तो हो गई संविधान में किस तरह से शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 की जो उसमें प्रस्तावना रखी गई थी वो थी। अब ये शेड्यूल 5 की जो गाइडलाइन है वो कैसे काम करती है। बेसिकली शेड्यूल 5 में भारत का जो संविधान, उसमें आर्टिकल 244(1) 244(1) की जो धारा है उसके तहत शेड्यूल 5 में जो भी वहीवट है, जो भी शासन प्रणाली है वो कार्य करती है। शेड्यूल 6 में आर्टिकल 244(2) मतलब कि जो 244(2) धारा के हिसाब से शेड्यूल 6 में कार्य होता है शासन प्रणाली में। तो मैं शेड्यूल 5 की बात कर रहा हूँ कि शेड्यूल 5 में जो 244(1) जो धारा है उसमें कुछ स्पेशल प्रावधान, कुछ स्पेशल आर्टिकल्स दिए हैं, कि उसमें मैं कुछ स्पेशल आर्टिकल्स आपके बीच में रखना चाहता हूं। तो उसमें सबसे पहला आर्टिकल है 13(3) का। ये आर्टिकल स्पेसिफिक ऐसा मेंशन करता है कि जो पारंपरिक ग्राम सभा है, जो विलेजेस में, जो आदिवासी क्षेत्रों में जो ग्राम सभाएं हैं, उनको स्वायत्ता दी है कि वो जो भी उनकी टेरिटरी में कुछ भी काम करना हो, किसी को परमिशन देनी हो या ना देनी हो, क्या डेवलपमेंट करना है, मतलब 100% उनको पावर दिए गए हैं कि यहाँ का शासन आप और सिर्फ आप करेंगे, ग्राम सभा करेगी, ना कि रूलिंग गवर्नमेंट। और 244(1) के तहत जो विधानसभा और पार्लियामेंट मतलब कि लोकसभा में जितने भी सामान्य कानून होंगे वो सामान्य कानून शेड्यूल्ड एरिया में लागू नहीं होंगे। ये जो भी एक्ट यहाँ पर बनते हैं सामान्य एक्ट, उसमें शेड्यूल्ड एरिया एक्सक्लूडेड होता है। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ 13(3) क के हिसाब से जो ग्राम पंचायत है उसको स्वायत्ता दे दी है, और दूसरी तरफ ये 244 आर्टिकल में विधानसभा और लोकसभा के जितने भी सामान्य एक्ट बनते हैं वो नल हो जाएंगे शेड्यूल एरिया के लिए। ये भी एक प्रावधान है। फिर तीसरा जो आर्टिकल है 19(5) के तहत कोई भी गैर आदिवासी जो शेड्यूल्ड एरिया है उसमें परमिशन एंट्री नहीं ले सकता, ना ही वो घूम सकता है, ना ही वो वहाँ पर स्थायी हो सकता है। उसका मतलब यही हुआ कि 19(5) वो आदिवासियों का जो टेरिटरी है उसमें जो आदिवासी बसता है, जो समुदाय बसता है, उसको फ्रीली जिंदगी जीने के लिए, उनको अपने कल्चर के हिसाब से जीने के लिए उनको फ्रीडम दी गई है, ताकि अदर जो नॉन आदिवासी है वो उनकी लाइफस्टाइल में इंटरवेन या इंटरफियर ना कर सके।
और 19(6) ये जो आर्टिकल है, 19(6) जो आर्टिकल है, वो आर्टिकल ऐसा कहता है कि कोई भी गैर आदिवासी आदिवासी क्षेत्र में ना ही जॉब कर सकता है, ना ही बिजनेस कर सकता है। तो ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक आर्टिकल्स भारत के संविधान में अनुसूची 5 के अंदर मेंशन किए गए हैं। एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ कि मैं शेड्यूल 5 मतलब कि गुजरात के शेड्यूल्ड एरिया का आदिवासी हूँ। अभी लास्ट ईयर जब मैं अरुणाचल प्रदेश गया था एक वर्कशॉप में पार्टिसिपेशन करने के लिए, तो मैं आदिवासी हूँ, फिर भी भारत का जो अनदर जो शेड्यूल 6 का एरिया है वहाँ पर जाने के लिए मुझे भी इनर लाइन परमिट की ज़रूरत पड़ी। मुझे भी परमिशन लेनी पड़ी उनसे कि भाई मैं यहाँ पर आ रहा हूँ आपके टेरिटरी में, और मैं एक्चुअली हमारा 4 दिन का वर्कशॉप था, लेकिन मैंने वही मेंशन किया कि मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ पर एक वर्कशॉप अटेंड करने के लिए आया हूँ। तो आप देखिए शेड्यूल 6 में ये जो एक्ट है, शेड्यूल 6 का जो एक्ट है वो 100% इम्प्लीमेंटेड है, लेकिन शेड्यूल 5 के जो स्टेट्स है उसमें ये जो एक्ट्स है वो इम्प्लीमेंटेड नहीं है। एक आदिवासी होने के बावजूद मैं एक दूसरे आदिवासी क्षेत्र में बिना परमिशन के एंटर नहीं हो सकता, तो वही प्रावधान गुजरात के जो शेड्यूल्ड एरिया है उसमें भी लागू होता है। लेकिन मैं आगे बात रखूंगा कि शेड्यूल 5 का किस तरह से वायोलेशन स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट गुजरात में कर रही है, लेकिन शेड्यूल 5 का जो एक्ट है वो किस हिसाब से काम करता है, जो शासन प्रणाली वो किस तरह से काम कर रही है, उसके ऊपर हम पहले थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो शेड्यूल 5 में जो जिस तरह से लोग चुनकर मुख्यमंत्री बनाते हैं स्टेट की मतलब शासन के लिए, लेकिन शेड्यूल्ड एरिया में जो शासन प्रणाली है उसका हेड होता है गवर्नर। जो स्टेट का राज्यपाल होगा वो इस शेड्यूल्ड एरिया का कर्ता हर्ता होगा। उसका मतलब ये हुआ कि एक मुख्यमंत्री कभी भी शेड्यूल्ड एरिया में इंटरवीन नहीं कर सकता। अगर उसको कोई भी सामान्य कानून शेड्यूल्ड एरिया में अगर अमलवारी में लाना है तो उसे गवर्नर के पास पहले प्रपोजल भेजना पड़ेगा, और गवर्नर अगर उसके ऊपर हस्ताक्षर करते हैं तो ही वो जो सामान्य कानून है वो शेड्यूल्ड एरिया में लागू होगा। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो स्टेट्स है, शेड्यूल एरिया के स्टेट्स है, वहाँ पर गवर्नर का अभी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो भी एक्ट बनते हैं सीधा मुख्यमंत्री अपने दम पर सीधा वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो ये हो गया गवर्नर का जो शेड्यूल एरिया में कौन, मतलब लोकल लेवल पर ग्राम सभा और स्टेट लेवल पर राज्यपाल, और उसके बाद नेशन लेवल पर राष्ट्रपति श्री होते हैं, ना कि मुख्यमंत्री श्री। तो शेड्यूल एरिया का जो कर्ता हर्ता जो चेन है वो ग्राम सभा से लेकर राज्यपाल और राज्यपाल से लेकर राष्ट्रपति, ये सिर्फ 3 जो त्रिस्तरीय जो वो ढांचा है उसके तहत आदिवासियों का जो रिजर्व्ड एरिया है, शेड्यूल्ड एरिया है, वहाँ पर शासन होता है। अभी आते हैं कि शेड्यूल्ड एरिया का वायोलेशन किस तरह से स्टेट गवर्नमेंट्स करती है। तो सबसे पहले मैं गुजरात की बात करता हूं कि गुजरात में जो शेड्यूल्ड एरिया है उसकी भी थोड़ी भौगोलिक परिस्थिति को हमें जानना चाहिए। गुजरात में करीबन 90 लाख से ज़्यादा आदिवासी समुदाय रहता है। करीबन 30 जितनी जातियां आदिवासियों की जो है इंडिजिनस पीपल की है वो 30 जितनी जातियां आदिवासी समुदाय में शामिल है, और करीबन 53 जितने जो तहसील्स हैं डिस्ट्रिक्ट्स के, 14 जिलों के 53 जो तहसील्स है उसमें आदिवासी समुदाय रहता है, और ये जो एरिया है उसे शेड्यूल्ड एरिया कहा जाता है। और ज़्यादातर जो गुजरात का पूर्व पट्टी जो कहते हैं उसमें ज़्यादातर ये शेड्यूल्ड एरिया कवर्ड है। तो गुजरात में जो शेड्यूल्ड एरिया है आपने देखा होगा कि चाहे वो नर्मदा डैम हो, उकाई डैम हो, कडाना डैम हो, ज़्यादातर GIDCs हो, फिर जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हो, जो सेंचुरीज़ है, या दूसरे जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, पास्ट की मैं बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट में अभी आऊँगा मैं, लेकिन मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ। तो वो जो नए नए प्रोजेक्ट्स के तहत गवर्नमेंट ने नेशनल मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में मिलकर वहाँ पर आदिवासी क्षेत्रों में ज़मीन एक्वायर की।
और ज़्यादातर आदिवासी क्षेत्रों को बर्बाद करने की कोशिश आज़ाद भारत में पहले से हो चुकी है। पहले क्या होता था कि जब देश आज़ाद हुआ तो देश आज़ाद होते ही जो भी रूलिंग पावर है अंग्रेज़ों के पास से सीधा चला गया स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट्स को, यानी कि विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीन जो बॉडीज़ है वही जो भी डिसीजन या लॉ बनाना होता है वो ये तीनों के पास रहता है पावर। जब वो कोई एक्ट या कोई भी डिसीजन, कोई भी प्रोजेक्ट पास करते हैं सेंट्रल से, तो वो फिर स्टेट गवर्नमेंट को पास करते हैं और उसके बाद फिर लोकल लेवल पे, मतलब कि ग्रामीण लेवल पे आते हैं। लेकिन अभी जो हो रहा है गुजरात में वो एकदम सीरियस बाबत है और सभी को इस बारे में मैं आपसे अवगत कराऊंगा कि आज जो दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे टॉलेस्ट जो स्टैच्यू गुजरात में नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में केवड़िया कॉलोनी क्षेत्र में बना है, उसके बारे में भी मैं बात करना चाहता हूं, क्योंकि वो आज के वक्त सबसे सेंसिटिव इश्यू वही है। तो गुजरात में शेड्यूल एरिया की तो कोई अमलवारी है नहीं। गुजरात में जो शेड्यूल एरिया है उसको अभी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका आदिवासी क्षेत्रों को बर्बाद करने के लिए वो अमलवारी करवा रही है, ना कि आदिवासियों का जो भी भला हो या डेवलपमेंट हो उसके लिए वो कर रही है। आदिवासियों का जो संविधान में जो एक विशेष अधिकार है, वो विशेष अधिकार को ये जो पूंजीपतियों की सरकार है वो नहीं समझ पा रही है। उनको लग रहा है कि जो भी कंक्रीट के जंगल, मतलब कि जो शहरों में जो भी चीज़ जाती है, चाहे वो पानी हो, मिनरल्स हो, चाहे वो सैंड हो या फूड हो, मतलब कि जो एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्ट्स है वो हो, या मज़दूर, ज़्यादातर आदिवासी क्षेत्रों से जाते हैं। और जो भी चीज़ है शहरों को ज़िंदा रखने की है वो सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ आदिवासी क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ने शेड्यूल 5 को नल करने के लिए सबसे पहले उन्होंने जो नगर परिषद है या नगर पालिका, नगर पंचायत है, वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट की। तो इस तरह से उन्होंने शेड्यूल क्षेत्र जो है उसको नल करके जो नगर पंचायत है, नगर पालिका है, उसको वहाँ पर एस्टेब्लिश किया। एक तरीके से ये जो नगर पालिकाएँ सारी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर संवैधानिक है, फिर भी उन्होंने अपनी मर्जी से उन्होंने हमारे सिर पे थोप दिया है। ऐसी 30 से ज़्यादा नगर पालिकाएँ शेड्यूल एरिया में आज के तौर पे फंक्शनिंग है। तो अभी जब हम आते हैं शेड्यूल एरिया के बारे में कि शेड्यूल एरिया में आदिवासियों का किस तरह से हनन हो रहा है। सबसे ज़्यादा आदिवासी माइग्रेट हो रहे हैं हर साल। हमारे पास जल है, जंगल है, ज़मीन है, सारे मिनरल्स है, लेकिन हमें एजुकेशन नहीं दिया जा रहा है। हमें एजुकेशन और पानी, सिर्फ ये दो चीज़ें अगर मिल जाए तो हमें कहीं पे भी विस्थापित होने की या माइग्रेट होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे ज़्यादातर क्षेत्र में एक इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने एक कोट किया था, वो इंस्टीट्यूट का नाम मैं एक मेंशन करना चाहता हूँ कि सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट्स, इन्होंने एक कोट किया था कि रीच लैंड एंड पुअर पीपल। तो रीच लैंड मतलब कि ये जो लैंड है, जो ज़मीन है, वो बहुत ही अमीर है, मतलब कि ये पूरे खदानों से, खनिजों से भरपूर है। तो ज़मीन तो एकदम रीच है, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत गरीब है। तो इनको गरीब जानबूझ के रखा गया है। अगर देखिए, आज मैं एजुकेशन लेकर आप लोगों के बीच में थोड़ी बहुत सच्चाई रख रहा हूँ, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ। मैं सोशल मीडिया का, इंटरनेट का, टेक्नोलॉजी का किस तरह से यूज़ करना है, या जो हमारे जो पुरखों ने जो कुछ एविडेंस छोड़े थे बुक्स के ज़रिए, वो पढ़ने के लिए, वो पढ़कर मैं आप लोगों से जो इंटरेक्शन कर रहा हूँ, क्योंकि आज मैं पढ़ा लिखा हूँ। अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं होता तो आपके सामने मैं बैठा भी नहीं होता और इस कॉन्फिडेंस से आप लोगों के साथ बात भी नहीं कर पाता होता। तो ये जानबूझकर एक मोनोपोली रही है स्टेट गवर्नमेंट की कि हमारे ज़्यादातर क्षेत्रों में इतने सारे डैम्स बने, लेकिन हमें ना ही पीने का पानी मिला है, ना ही एग्रीकल्चर के लिए। हमारे पास ज़मीन है, हम मेहनत कश लोग हैं, अगर हमें सिर्फ पानी मिल जाए तो हम 3 जो टर्म की जो फसल है वो अगर पैदा कर लेंगे तो हम लोग हमारा डेवलपमेंट खुद ही कर सकेंगे।
डेवलपमेंट करना है, हम उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन किसी की ज़मीन जबरन छीन कर, किसी को जबरन बेघर करके, किसी के घर में घुसकर, उसे घर से निकाल कर डेवलपमेंट की अगर आप बात करोगे तो मुझे नहीं लगता कि ये कहीं इंसानियत है। और सही तौर पर आप देखने जाइए कि इंसानियत, मुझे नहीं लगती कि इंसानियत में ये कोई कहीं पे लिखा है कि मेरे फ़ायदे के लिए, मेरे पर्सनल स्वार्थ के लिए मैं किसी व्यक्ति का, किसी समुदाय का बुरा करूं या उनको परेशान करूं। तो मेरा ये मानना है कि स्टेट गवर्नमेंट ने एक तो पहले हमें पानी नहीं दिया, जबकि 500 से 600 किलोमीटर दूर उन्होंने बड़ी बड़ी जो कैनाल्स है, वो कैनाल्स के ज़रिए 500-600 किलोमीटर दूर जहाँ पर डेजर्ट है और शहर है, वहाँ पर उन्होंने पानी भेजा है। लेकिन जो डैम्स के इर्द गिर्द के जो विलेजेस है, 5 या 10 किलोमीटर का जो टेरिटरी का जो रेडियस का जो विलेजेस है, वहाँ पर आज आप देखिए अभी समर चल रहा है, मई मंथ चल रहा है और ज़्यादातर गाँवों में पानी की किल्लत शुरू हो गई है। वैसे लास्ट मंथ से ही हो गई थी, लेकिन अभी लोगों को पानी लाने के लिए 10-10, 15-15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और सबसे गंदा पानी वो लोग पीते हैं। तो नहाने के लिए या एग्रीकल्चर के लिए तो आप समझ सकते हैं हमें नहीं मिला है। तो अगर ये पानी हमें मिल जाता है तो हम हमारा डेवलपमेंट खुद करेंगे, लेकिन अगर पानी मिल गया तो फिर उनके लिए मजदूरी कौन करने जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी बात आती है एजुकेशन की। एजुकेशन जो हमारे गुजरात में जो ट्राइबल बेल्ट है, वहाँ पर हमें जो प्राइमरी जो लेवल का एजुकेशन है या मिडिल जो हायर एजुकेशन है, वो जो एजुकेशन है, एक तो सबसे पहले जो हमारा जो नेटिव लैंग्वेज है गुजराती लैंग्वेज में ही दिया जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज में कभी हमें दिया नहीं गया और आज के तौर पर भी हमें नहीं दिया गया। अभी बीच में गवर्नमेंट ने एक नया एक्ट पास किया था कि कक्षा 1 से 8 तक के स्टूडेंट्स को फेल नहीं करने का मतलब कि अगर एक कक्षा, फर्स्ट कक्षा से लेकर 8 कक्षा तक आपका बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या लिख रहा है, उससे कुछ नॉलेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा, उससे कोई लेना देना नहीं है। फिर जब वो 9वीं कक्षा में जाकर, फिर जब वो 10 मतलब कि जो बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए जब प्रिपरेशन करेगा, तो वहाँ पर वो फेल होगा तो उसके पेरेंट्स वही कहेंगे कि बेटा तू रहने दे पढ़ाई लिखाई, तू मेरे साथ मजदूरी करने चल। आप समझ सकते हैं कि ये लोग पढ़े लिखे मजदूर पैदा करने के लिए भी ये एक्ट लेकर आए थे। बाद में बहुत अपोज हुआ शायद, लेकिन अभी उसमें अमेंडमेंट हुआ है। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कितना हुआ है, लेकिन कुछ हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट्स की ये क्या मोनोपोली है। मैं ये चाहता हूँ कि आज के दौर में लोग चांद पे पहुँच गए। हम राज्य में नहीं, देश में नहीं, हम इंटरनेशनल लेवल पर अब जुड़ चुके हैं। तो गुजरात की लैंग्वेज की ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट की जो एग्ज़ाम होती है वहाँ तक वैलिडिटी है और उसमें भी बहुत सारे कौभांड होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये स्टेट गवर्नमेंट जो हमारी मदर लैंग्वेज है उसमें हमें अच्छा एजुकेशन नहीं दे पाती, तो फिर जो नेशनल लैंग्वेज हिंदी की बात करूँ या इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश की बात करूँ, वो कहाँ तक हमें दे पाएगी। तो ये दो जो फैक्टर्स है उसमें हमारा जो गुजरात का आदिवासी है बहुत ही दुखी है। तीसरी बात आती है हेल्थ के बारे में। गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का जो आदिवासी जो बेल्ट है, वहाँ पे एक पर्टिकुलर डिजीज़ पाया जाता है जिसे सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। यह एक जेनेटिकल डिजीज़ है जो पीढ़ी दर पीढ़ी से हम आदिवासी समुदाय में चला आ रहा है। अभी ये डिजीज़ ऐसा है कि बच्चा अगर जो पेरेंट्स होते हैं, अगर माँ और बाप दोनों पॉजिटिव है तो वो उसका जो बच्चा होगा उसको भी ये डिजीज़ इनडायरेक्टली पहुंच जाएगा, इनडायरेक्ट पहुंच जाएगा। तो ये अगर पेरेंट्स में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो उसमें 50% चांसेस बच्चे में आने के ये डिजीज़ के हैं। तो ये रोग जो है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसको जो टेस्टिंग लैब्स होती है या तो जो प्राइमरी जो ट्रीटमेंट होती है, ऐसे इंस्टीट्यूट या जो सेंटर्स ट्राइबल बेल्ट में कहीं नहीं है। हार्डली सिर्फ एक बारडोली में एक अस्पताल है या दूसरे 1-2 जगह पर है। बाकी गुजरात में 80-90 लाख जितनी पॉपुलेशन है, फिर 1 या 2 या 3 सेंटर से काम नहीं चलेगा। तो ये डिजीज़ में क्या होता है, जब ये बीमारी किसी बच्चे में आती है तो वो बच्चे का जो बॉडी है एकदम श्रिंक होता जाता है, जो उसको है ना मतलब कमज़ोरी आती है और उसकी जो हड्डियाँ होती है वो हड्डियाँ एकदम चूर हो जाती है। तो उसकी ज़िंदगी ज़्यादा साल नहीं चलती और जब
फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसमें फीमेल या बच्चे के मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन कम होता है और डिलीवरी के वक्त सबको पता ही होगा कि हीमोग्लोबिन की कितनी ज़रूरत होती है। तो ये एक डिजीज़ है। तो ये जो डिजीज़ हमारा जो हेरिडेटरी है या हमारे जो वंशज जो डिजीज़ है उसको ख़त्म करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बनती है, लेकिन इतनी इफ़ेक्टिव, इतनी कारगर नहीं साबित हुई है। तो इसके बारे में भी मैं आप लोगों से एक ये बात रखना चाहता हूँ कि ऐसा एक डिजीज़ हम आदिवासियों में यहाँ पे पाया जाता है। उसके बाद हेल्थ में जो पीएचसी या सीएचसी या बड़े अस्पताल, ब्लड बैंक्स और जो इमरजेंसीज, जो आईसीयूज़ की आईसीयू केयर जो बोलते हैं, इमरजेंसी केयर यूनिट्स, उसकी भी हमारे ट्राइबल बेल्ट में बहुत ही कमी है। हमारे जो जितने भी गवर्नमेंट के सेक्टर्स है वहाँ पर डॉक्टर्स की कमी है, स्पेशलिस्ट की कमी है, नर्सिंग स्टाफ की कमी है, और जो स्टाफ रहता है जो प्राइमरी जो ट्रीटमेंट देता है वो भी बहुत ही कम है। तो हमारे यहाँ की जो एजुकेशन और हेल्थ जो सिस्टम है उसका मैं आप लोगों से ब्यौरा दे रहा हूँ। उसके बाद आते हैं रोज़गारी हमारे यहाँ बहुत ही कम है, क्योंकि ज़्यादातर लोग रोज़गारी लेने के लिए शहरों में चले जाते हैं, जबकि जो एनजीओज़ है या फिर जो कुछ प्राइवेट कंपनियां है या फिर कुछ बिजनेसमैन्स है, वो लोग बिज़नेस करने के लिए हमारे आदिवासी क्षेत्रों में आते हैं। तो वो आप समझ सकते हैं, हमारे लोग मालिक होने के बावजूद जो नौकर है उनके वहाँ पर रोज़गारी के लिए जाते हैं, और जो नौकर है वो यहाँ पर आकर हमारे खदानों को छीन रहे हैं, हमारे मिनरल्स को लूट रहे हैं, हमारे जंगलों को बर्बाद कर रहे हैं। तो एक ये बात हो गई है। आदिवासी क्षेत्रों में, गुजरात में जो आदिवासी शेड्यूल एरिया है वहाँ पर ये शासन प्रणाली किस तरह से फेल हुई है उसकी मैं आप लोगों से बात कर रहा था। अभी आते हैं दूसरे टॉपिक पे कि लॉकडाउन की आड़ में आदिवासी क्षेत्रों को जो लूटने का षड्यंत्र है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो आप सभी साथियों को पता होगा कि पिछले 62 डेज से, मतलब कि 2 महीने से पूरे देश में जो कोविड-19 जो कोरोना वायरस है उसके मद्देनज़र लॉकडाउन चल रहा है। ये लॉकडाउन में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या रोल प्ले कर रही है उसका थोड़ा मैं आप लोगों से डिस्कशन करना चाहता हूँ, मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। तो गुजरात में हमारे जो भारत के हमारे प्रधानमंत्री जी, उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंस हमको कायम रखना है। तो उनका जो पहला कोट है सोशल डिस्टेंस, उसी में सबसे पहले बड़ी गलती है, क्योंकि WHO की गाइडलाइन है और मैं खुद भी कह रहा हूँ कि ये सोशल डिस्टेंस, ये सामाजिक दूरी से नहीं, सामाजिक दूरी हमें इसमें नहीं रखनी, हमें रखनी है फिजिकल डिस्टेंस, मतलब कि शारीरिक दूरी हमें बनाए रखनी है, ना कि सामाजिक दूरी। सामाजिक दूरी तो इस देश में हमारा जो समुदाय है हजारों सालों से उसे झेलता आया है। आज के तौर पर भी, आज के वक्त में भी हम लोग ये जो सोशल डिस्टेंस, मतलब कि सामाजिक जो दूरी है उसका भोग बन रहे हैं। आपने देखा होगा कि कई जगह पर दलित जो किचन में जो काम करते हैं वर्कर्स, उनके हाथों से खाना नहीं खाया जाता, उन्हें प्रताड़ित किया गया है। आदिवासी समुदाय हो, दलित समुदाय हो या दूसरे कुछ ओबीसी या माइनॉरिटी समुदाय को ज़्यादातर कोविड-19 फैलाने के लिए टारगेट किया गया है। आपने देखा होगा कि मरकज़ का जो इंसिडेंट हुआ था दिल्ली में, वो भी बहुत हाईलाइट हुआ कंटिन्यूस। कुछ मीडिया की कुछ चैनल्सों ने तो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को ही टारगेट करके बोल दिया था कि इन्होंने ही जानबूझकर कोविड-19 फैलाया है। जबकि कोविड-19 जब भारत में 30 जनवरी केरला में सबसे पहला केस जब फाइंड आउट हुआ था, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में नमस्ते ट्रम्प का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। 30 जनवरी को पहला केस हमें मिलता है और 24-25 फरवरी को गुजरात में करीबन 10 से 12 लाख लोगों की जनमेदनी में नमस्ते ट्रम्प का प्रोग्राम होता है। गुजरात में आज अहमदाबाद जो सेंटर है वो कोविड-19 का सबसे एकदम सेंसिटिव और सबसे हाईली इफेक्टेड एरिया है, हॉटस्पॉट जो कहते हैं उसे। तो आप देखिए कि मरकज़ का जो इंसिडेंट हुआ
क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम गादड़ हुए थे, इसलिए उसको जानबूझकर उससे उछाला गया है। लेकिन यहाँ पर 12 से 14 लाख लोग यहाँ पर नमस्ते ट्रंप में एक इवेंट में इकट्ठा हुए। वहाँ पर उन्होंने कुछ हाईलाइट नहीं किया, जबकि गुजरात में अहमदाबाद, बड़ौदा और सूरत और राजकोट, ये 4 शहरों को मिलाकर 90% जो केसेस है गुजरात के सिर्फ ये 4 शहरों में है। बाकी 10% दूसरा गुजरात का जो दूसरा एरिया है वहाँ पर पाए गए हैं। तो आप देखिए एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए कितना झूठ और जहर फैलाया गया है। तो ये बात तो चलो बात की है। तो कोविड-19 में जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो सोशल डिस्टेंस का जो स्लोगन दिया था वो मेरे हिसाब से गलत है। हमें फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, शारीरिक दूरी, क्योंकि ये वायरस किसी भी समुदाय को देखकर, किसी भी देश को देखकर या किसी भी कम्युनिटी को देखकर नहीं आता। इसके लिए हर कोई समान है। लेकिन कोविड-19 का जो वायरस देश में या दुनिया में फैला, उसमें हमारे आदिवासी समुदाय के केसेस सबसे कम है, क्योंकि हमारा जो आदिवासी समुदाय है वो पहले से फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन करके चलता है। हमारी जो जीवन शैली है उसके बारे में मैं बाद में अगर कभी मौका मिला तो आप लोगों से एक सेपरेट मतलब इंटरेक्शन हम ऑर्गेनाइज करेंगे। लेकिन अभी हम जो लॉकडाउन की आड़ में जो आदिवासी क्षेत्रों को जो लूटने का जो एक षड्यंत्र है उसके बारे में मैं बात रखना चाहूँगा। तो अभी लॉकडाउन में गुजरात हाई कोर्ट ने एक वर्डिक मतलब एक जजमेंट दिया था 1 मई को। जो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो दुनिया का टॉलेस्ट जो स्टैचू है केवड़िया में, वो स्टैचू ऑफ यूनिटी के जो इर्द गिर्द के जो विलेजेस है, करीबन 14 विलेजेस को जो उन्होंने ये स्टैचू ऑफ यूनिटी जो एक्ट है उसके तहत वो 14 गांवों को कॉर्डन करने के लिए और वो जो ज़मीन है उसको एक्वायर करने के लिए उन्होंने एक एक्ट निकाला है। तो एक एनजीओ ने हाई कोर्ट में अपील दायर की थी कि भाई ये जो शेड्यूल्ड एरिया है, ये शेड्यूल्ड एरिया में जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है नए नए प्रोजेक्ट्स का, उसको इमीडिएटली खारिज के मतलब कि स्टॉप किया जाए। तो उसके तहत उन्होंने वहाँ पर एक याचिका दायर की थी। लेकिन हाई कोर्ट ने वो याचिका को ये कहकर खारिज कर दिया कि जो लोगों की ज़मीन ली गई है या जो लोगों की ज़मीन लेनी है उनको जो मुआवजा मिलना चाहिए वो मिल गया है। आप समझ सकते हैं कि ये आगे जो मुआवजा है उसके बेस पे चले गए। लेकिन हमारी डिमांड कभी मुआवजे की थी ही नहीं। हमारी डिमांड ये थी कि ये जो एरिया है वो शेड्यूल्ड एरिया है, हम आदिवासियों के लिए आरक्षित एरिया है, और सबसे पहले ग्राम सभा का जो पावर है वो पावर के हिसाब से हमें यहाँ पर रूल करने दीजिए, शासन करने दीजिए। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने एक नया जो विधेयक है 2019 में पास किया था कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एरिया डेवलपमेंट एंड टूरिज्म गवर्नेंस एक्ट, मतलब कि यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो 14 जो गाँवों की ज़मीन लेकर यहाँ पर एक उनको शहरीकरण मतलब कि जो एक डेवलपमेंट टूरिज़्म बेस के ऊपर उन्हें डेवलप करना है। और ये इनका मकसद इसलिए है क्योंकि देखिए गुजरात में दारूबंदी है, यहाँ पर लीकर अलाउ नहीं है, और यहाँ पर दुनिया का सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है। अगर ये स्टैचू इतना मतलब अगर ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट अगर फेल हुआ तो इनकी बहुत किरकिरी होगी। तो इन्होंने क्या देखा कि अगर हमें टूरिस्ट अट्रैक्ट करने हैं तो यहाँ पर लीकर को फ्री करना पड़ेगा। अल्कोहल अगर फ्री हो जाता है तो ज़्यादातर जो टूरिस्ट है वो यहाँ पर आएंगे, वहाँ पर मॉल्स होंगे, होटल्स होंगे, रिसोर्ट्स होंगे। फिर दूसरा बहुत कुछ उनके अभी मध्य उनका प्लान है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो सबसे बड़ा मकसद उनका यही है कि यहाँ पर लीकर फ्री या केंद्र शासित करके ये एरिया को टूरिज़्म के बेस पर डेवलप करें और रेवेन्यू जनरेट करें। ये जो स्टैचू बना है वो उसमें हम आदिवासियों का भी काफ़ी ग्रांट यूज़ हुई है। ये स्टैचू का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो चाइना को, आप सब जानते हैं, चाइना को दिया था। तो ये स्टैचू जो चाइना के कंपनी ने बनाया है और कुछ एल&टी ने कुछ पार्ट उसमें बनाया है, लेकिन ज़्यादातर ये कहते हैं कि हमने एल&टी के पास बनाया, लेकिन ऐसा नहीं है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो प्रोजेक्ट है उसके तहत आदिवासियों का जो 14 गाँव की विलेज है उसे कैप्चर करने के लिए और वहाँ पर कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू करने के लिए ये लॉकडाउन के टाइम पीरियड में उन्होंने जजमेंट दिया।
अभी ये वक्त में कोई अपोज नहीं कर सकता, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, कोई रैली नहीं कर सकता, और अगर कहीं पे हाई कोर्ट में या कहीं पे उनको जाना है लीगली वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि गुजरात की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अभी उन्होंने कहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट केसेस का ही वो मतलब जारी रखेंगे या डिसीजन या उसको चलाएंगे। तो अभी हम ऐसे फंस गए हैं गुजरात के जो हम आदिवासी है कि अभी हम करना तो चाहते हैं लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हालांकि हम लोगों ने लीगली एड के तौर पर भी हमने हमारे जो एडवोकेट है उनसे सलाह मशवरा करके ये जो प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाया है, लेकिन मकसद ये है कि ये जजमेंट लाने का वक्त अभी क्यों मिला। आप समझ सकते हैं कि ये जजमेंट 1 मई को आया और विद इन अ सेकेंड डे 2 मई को जो नर्मदा डिस्ट्रिक्ट की जो सरकारी प्रशासन वो वहाँ पर जाकर गाँव में बैरिकेडिंग करने, लैंड एक्वायर करने, सर्वे करने के लिए पुलिस फोर्स के साथ पहुँच जाती है। गांव के लोग वहाँ पर अपोज करते हैं। एक तरफ कोरोना वायरस का महामारी चल रहा है और दूसरी तरफ ये पुलिस फोर्स और सरकारी प्रशासन का दबाव। फिर भी गांव वालों ने भी बोला कि अगर हम लोग यहाँ से हट गए तो हमारी पीढ़ी हमें माफ़ नहीं करेगी। तो गांव वालों ये कह रहे हैं कि हम जान दे देंगे, हम मर जाएंगे, लेकिन हमारी ज़मीन नहीं देंगे। तो एक तरफ सोशल डिस्टेंसिंग का मैटर है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार इसी जो लॉ एंड ऑर्डर है उसका गलत उपयोग करके आदिवासी क्षेत्रों को लूट रही है, बर्बाद कर रही है। तो इसके खिलाफ भी हम लोगों ने कई बार सोशल मीडिया में कंटिन्यूस हम अभी आवाज़ उठा रहे हैं। हमारे कई साथियों ने राष्ट्रपति श्री को, राज्यपाल श्री को, इवन हमने यूनो में जो हमारे इंटरनेशनल कोर्ट है, जो ह्यूमन राइट्स है, जो सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशंस के, और जो इंडिजीनियस राइट्स के लिए जो स्पेशल एक विंग बनी है, उन सबको हमने लेटर लिखे हैं कि आप लोग इसमें इन्वॉल्व होइए, इसमें आप इंटरवीन कीजिए, और ये जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ से हम आदिवासियों को जो खदेड़ रही है, संविधान की अनुसूची 5 का जो उल्लंघन कर रही है, उसमें आप आइए और उसको आप स्टॉप कीजिए, हमारा ह्यूमिलिएशन स्टॉप कीजिए। लेकिन अभी देखते हैं क्या होता है आने वाले वक्त में। तो अभी हमारे जैसे सोशल एक्टिविस्ट के ऊपर गवर्नमेंट ने जो पुलिस फोर्स है, आईबी है, सीआईडी है, ऐसी जो उनकी टीम है, उनकी जो गवर्निंग बॉडीज़ है, उनको एक्टिव करके हमारे जैसे सोशल एक्टिविस्ट को दबाने की कोशिश की है। उसी के चलते हमारे एक लखन भाई मुसाफिर जो वहाँ पर लोकल सोशल एक्टिविस्ट है, कई सालों से वो जन जागृति का काम कर रहे हैं, उनको तड़ीपार का आदेश दिया है और 5 डिस्ट्रिक्ट से उनको तड़ीपार कर दिया है। ऐसे दूसरे बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, गांव के कई लोग हैं, वो अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है और जैसे तैसे इस मामले को शांत करने की कोशिश कर रही है। तो एक तो ये था जो इस लॉकडाउन में आदिवासी जो गुजरात का जो बेल्ट है और ख़ास तौर पर जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जो क्षेत्र है उसको लूटने के लिए, वहाँ पर दोबारा कंस्ट्रक्शन करने के लिए हाई कोर्ट ने वो जो एक स्टे था उसको हटा दिया है और जो जजमेंट था इस तरह से आदिवासियों के खिलाफ दिया है। दूसरा एक जो जजमेंट आया है आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश में जो शेड्यूल्ड एरिया है वहाँ पर करीबन 6% जितना पॉपुलेशन आदिवासियों का है। तो आदिवासी क्षेत्र में पहले से 1986 से वहाँ पर ये जो शेड्यूल 5 से है वो इम्प्लीमेंटेड था। तो वहाँ पर 100% जो रिजर्वेशन है आदिवासियों के लिए 100% रिजर्वेशन दिया जा रहा था। लेकिन अभी 22 अप्रैल मतलब कि ये भी लॉकडाउन के ड्यूरेशन में ही 22 अप्रैल 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एक और जजमेंट दिया कि ये जो आदिवासी क्षेत्र है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर जो टीचर्स का जो रिक्रूटमेंट का एक गवर्नमेंट गाइडलाइन में गवर्नमेंट का जो टीचर्स रिक्रूटमेंट का एक पोस्ट था, वहाँ पर जो आदिवासियों को 100% जो रिजर्वेशन मिल रहा था उसको कम करके 50% पे ला दिया है। तो मेरा ये कहना है कि जब आदिवासियों का इनहेलिएशन करना होता है, उनका मतलब उनको
बर्बाद करना होता है या उनके खिलाफ कोई जजमेंट देना होता है तो आप इमीडिएटली दे देते हो। लेकिन जब आदिवासियों के प्रोटेक्शन के कोई जजमेंट आते हैं, जैसे कि समता जजमेंट हो गया या दूसरे वेदांता जजमेंट हो गया, वो आदिवासियों के फेवर में था, लेकिन आज तक वो इम्प्लीमेंटेड नहीं हुआ। इवन पैसा एक्ट की मैं बात करूं, पैसा एक्ट 1996 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने पारित किया था, लेकिन गुजरात में 21 साल बाद 2017 में उन्होंने इस एक्ट को गुजरात में इम्प्लीमेंट किया। और वो भी जो 1996 का जो पैसा एक्ट था वो बिल्कुल ख़त्म करके, सारे राइट्स सारे पावर्स को ख़त्म करके सिर्फ 1 या 2 पावर्स देकर उन्होंने पारित कर दिया। तो जब आदिवासियों के फेवर का कोई जजमेंट आता है या कोई एक्ट बनता है तो उसे स्टेट गवर्नमेंट्स या सेंट्रल गवर्नमेंट्स सभी राज्यों में क्यों इम्प्लीमेंट नहीं करती। लेकिन दूसरी तरफ जब उनके खिलाफ कोई जजमेंट आता है तो वो इमीडिएटली एक्शन ले लेती है स्टेट गवर्नमेंट्स। तो ये इस तरह का जो जजमेंट आया था, आंध्र प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्चुअली जब आदिवासियों को 100% रिजर्वेशन मिल रहा था तो वहाँ पर किसी NGOs ने, कुछ लोगों ने वहाँ पर याचिका दायर की कि आदिवासी क्षेत्र में जो दूसरी कम्युनिटी जो बस्ती है, मतलब रहती है, स्थायी है, उनको रिप्रेजेंटेशन का मौका नहीं मिलता। इसलिए जो रिजर्वेशन है वो 100% कम करके आप हमारे जो अदर कम्युनिटीज़ है उसको भी आप रिप्रेजेंटेशन का मौका दीजिए। अब बात समझिए, हम शेड्यूल्ड एरिया की बात कर रहे हैं, जनरल एरिया की बात ही नहीं कर रहे। जनरल एरिया में तो सबके लिए लॉ एक जैसा है, लेकिन जब पर्टिकुलर शेड्यूल एरिया की बात आती है तो शेड्यूल एरिया एक विशेष अधिकार है। शेड्यूल 5 की बात कर रहा हूँ, एक विशेष अधिकार है। इस विशेष अधिकार के तहत आदिवासी अपना जो कल्चर है, अपने जो परंपरागत जो रीति रिवाज है, अपना कल्चर, अपनी सभ्यता, अपनी आइडेंटिटी और अपने जो पुरखों के जो रिचुअल्स जो है उसको फॉलो कर सके, उसको प्रिजर्व कर सके, इसलिए ये शेड्यूल एरिया में हमें एक विशेष अधिकार दिया है। लेकिन अगर अदर कम्युनिटी का टीचर आदिवासी क्षेत्र में आएगा तो क्या वो आदिवासी जो कल्चर है उसको फॉलो कर पाएगा? आदिवासी बोली बोल पाएगा? आदिवासी जो हमारे पुरखों ने जो हमें जो हमारे जो एक रिचुअल्स है, हमारे जो रीति रिवाज है, वो जो हमें दिए हैं उसको आप समझ पाओगे? हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उनको आप वो वारसा दे पाओगे? नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप आदिवासियों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रख सकते हैं लेकिन आप आदिवासियों जैसा सोच नहीं सकते। आदिवासियों के लिए अगर सोचना है तो आपको आदिवासियों को ही आगे करना पड़ेगा। हम सबके लिए बात करते हैं, जो कम्युनिटी का जहाँ जितना रिप्रेजेंटेशन है या जो जहाँ पर स्थायी है उनको उतना रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। हमारा डिमांड 100% रिजर्वेशन आप इम्प्लीमेंट कर दीजिए, जिसकी जितनी संख्या है उतना उनको रिजर्वेशन दे दीजिए, तो ये झंझट ही ख़त्म हो जाएगा। एक तरफ अभी जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड जो सवर्णों के जो गरीब कम्युनिटी है उनके लिए सेंटर ने और स्टेट गवर्नमेंट ने जो 10% रिजर्वेशन है EBC, वो इमीडिएट इफेक्ट से उसको हर स्टेट में इम्प्लीमेंट कर दिया। लेकिन आज भी शेड्यूल 5 हो, पैसा एक्ट हो या दूसरे जजमेंट्स जो आदिवासियों के फेवर के हो, आज तक उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किए। स्टेट गवर्नमेंट गुजरात की जो है वो आज भी इंटरवेन कर रही है आदिवासी क्षेत्रों को बर्बाद करने के लिए। तो जब आंध्र प्रदेश की जो मैं बात कर रहा हूँ, जो जजमेंट की बात कर रहा हूँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि दूसरी जो कम्युनिटी है उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, इसलिए रिजर्वेशन 50% हम करते हैं, जो कि ये गलत है। लेकिन वहाँ के जो सोशल एक्टिविस्ट है और जो आदिवासी कम्युनिटीज़ है जो वहाँ पर मूवमेंट्स कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि जैसे लॉकडाउन ओवर होगा हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि अगर ये जजमेंट पास हो गया या पारित हो गया तो इसी को बेस बनाकर पूरे देश के दूसरे राज्यों में भी स्टेट गवर्नमेंट्स इसको इम्प्लीमेंट कर देगी, क्योंकि ये आदिवासियों के खिलाफ है। हमारा ये कहना है कि आदिवासियों को अगर आपको जिंदा रखना है या आदिवासी क्षेत्रों को बचाना है तो आपको आदिवासियों की जीवन शैली को समझना चाहिए, और आदिवासियों की जो जीवन शैली है वो जियो और जीने दो की हमारी जो पॉलिसी है उसी में है। हम प्रकृति को, हम जल जंगल ज़मीन को, हम जो स्पीसीज़ जितने भी जीव जंतु है, पहाड़ हो, नदियाँ हो, जंगल हो, सबकी हम रिस्पेक्ट करते हैं। इंसान है, इंसान की तो रिस्पेक्ट करते ही हैं, लेकिन इंसान जिसके ऊपर जो हमारे 5 तत्व है जो हमें जीने की ताकत देते हैं, चाहे वो धान हो, पानी हो, सनलाइट्स हो, या जो भी भूमि हो या आकाश हो, वो सबको हम रिस्पेक्ट देते हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं है,
हम आप लोगों से एक ही अपील करना चाहते हैं कि साथियों, आप हम आदिवासियों को समझिए, हमारी जो आइडेंटिटी है, हमारी जो एक्चुअल आइडेंटिटी है, उसको आप समझिए, तब जाकर आप आदिवासी सही मायने में क्या है वो आप समझ पाएंगे। मैं शहर में भले पड़ा बड़ा हूँ, लेकिन जब मैंने मेरी कम्युनिटी के बारे में, मेरे समाज के बारे में जब मैंने गाँव में जाकर देखा कि हमारा कल्चर क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, तो सही में आज मैं मेरी कम्युनिटी के ऊपर प्राउड कर रहा हूँ। ये एक जातिगत मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं दूसरी कम्युनिटीज़ को मैं हेट करता हूँ या नफ़रत करता हूँ, लेकिन जो कम्युनिटी में मैंने जन्म लिया है उसे मैंने सही मायनों में जाना है। सेम चीज़ मैं दलित साथियों से भी मैं कहना चाहता हूँ, ओबीसी कम्युनिटी के साथियों से भी कहना चाहता हूँ और अन्य माइनॉरिटी कम्युनिटी से भी कहना चाहता हूँ कि जब तक हम हमारी कम्युनिटी की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हमारे लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हम दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे। आज गुजरात में हो या अन्य जितने भी स्टेट्स हैं, उसमें जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो हमारे लोगों के ऊपर, जो हमारे जैसे सोशल एक्टिविस्ट है, उनके ऊपर दमन करने की सबसे ज़्यादा कोशिश कर रही है। और दमन करने के लिए हमारे पुलिस अधिकारियों को, हमारे पुलिस कर्मचारियों को, चाहे वो कांस्टेबल हो, स्टाफ में हो, एसपी हो, डीएसपी हो या पीएसआई हो, डीएसपी हो, कोई भी हो, या आईबी हो या सीआईडी हो, एलआईबी हो, जो भी हमारे कम्युनिटी के लोगों को हमारे सामने खड़ा कर दिया है, उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है कि आप लोग अगर ड्यूटी नहीं करेंगे तो आप लोगों की ड्यूटी खतरे में हो जाएगी। तो मैं उन साथियों से भी अपील करना चाहता हूं कि देखिए, समाज है तो आप हो, आपकी आइडेंटिटी या आपकी इमेज आपकी कम्युनिटी के ऊपर है। जो रिजर्वेशन का फ़ायदा लेकर या जो रिजर्वेशन की थोड़ा बहुत आपने जो पढ़े और रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाकर आप जिस मोड़ पे जो जिस स्टेज पे पहुँचे हो, वहाँ पर आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है पे बैक करने की अपनी सोसाइटी के लिए। तो जब आप अपनी कम्युनिटी के लोगों के, जो सच्चे लोग हैं, जो गलत लोग हैं, उनको आप जो करना है आप कीजिए, आप जिस तरह से उनको सज़ा देनी चाहते हैं आप दीजिए, लेकिन आप निर्दोष लोगों को, गरीब लोगों को क्यों इतना प्रताड़ित कर रहे हैं, क्यों उनके ऊपर इतना टॉर्चर कर रहे हैं? उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? वो लोग सिर्फ अपने राइट्स मांग रहे हैं, अपने अधिकार मांग रहे हैं। आप समझ सकते हैं वो कितने दुखी हैं, वो कितने लाचार हैं, वो क्या करेंगे फिर बाद में अगर होगा। आप देख रहे हैं झारखंड हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, लोगों ने फिर फोर्सफुली उनको मजबूर किया गया कि उन्होंने फिर हथियार उठा लिए और फिर उनको नक्सलाइट बोलकर उन्हीं के ऊपर अभी आज गोलियां चल रही है। लोग बोल रहे हैं नक्सलवादी पैदा होते हैं, लेकिन नक्सलवादी क्यों पैदा होते हैं उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट दिया है कि आदिवासियों की ज़मीन छीनने की वजह से नक्सलवादी पैदा होते हैं। तो क्या हमारी ज़मीन बचाना, हमारा क्षेत्र बचाना, हमारी कम्युनिटी बचाना, हमारे जो रिसोर्सिस है वो बचाना, हमारे फंडामेंटल राइट्स बचाना, हमारे संवैधानिक अधिकार बचाना हमारा राइट्स नहीं है? अगर हम नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? हमारे लोग जिस हिसाब से संविधान को पढ़कर, संविधान के दायरे में रहकर सरकार की जो गलत नीतियां हैं, जो पॉलिसियां हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, उसको भी आप दबा दोगे तो हम किसके पास न्याय मांगेंगे? सरकार आपकी है, पुलिस प्रशासन आपकी है, सरकारी प्रशासन आपकी है, न्यायपालिकाएं आपकी है, तो न्याय हमें कौन देगा? मीडिया आपका है। तो हम किसके बेस पर हम हमारी आवाज़ उठाएं? जो ये अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उसको हम कैसे उजागर करेंगे? और क्या करें? आपके जो अंधे डेवलपमेंट में, आपकी जो अय्याशियों का जो डेवलपमेंट है उसको जिंदा रखने के लिए हम हमारी संस्कृति को बर्बाद कर दें, हमारे जो क्षेत्र है उसको बर्बाद कर देंगे तो आप खुश हो जाओगे। आप एक बात याद रखिएगा कि दुनिया में जो यूनाइटेड नेशन है उसने भी कहा है कि अगर मानव जात को बचाना है या इस दुनिया को बचाना है, पृथ्वी को बचाना है या प्रकृति को बचाना है, तो आप लोगों को, आदिवासियों को बचाना होगा, आदिवासियों की जीवन शैली अपनाना होगा, तभी जाकर आप इस पृथ्वी को, इस एनवायरनमेंट को, इस धरा को आप बचा पाओगे। लेकिन गुजरात में सबसे ज़्यादा वायोलेशन आदिवासी कम्युनिटी के साथ हो रहा है, दलित कम्युनिटी के साथ हो रहा है, माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ हो रहा है। सबसे ज़्यादा आज जंगल अगर काटे जा रहे हो तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट
जो गवर्नमेंट ने रिक्रूट वहाँ पर अपॉइंट किए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से जंगल काटे जा रहे हैं। जितने भी खदानें आज माइनिंग सेक्टर को जो स्टेट गवर्नमेंट ने आदिवासी क्षेत्रों में लाए हैं, वही आज हमारे सारे रिसोर्सिस को वो मतलब खनन करके हमारे जो रिसोर्सिस उसको बर्बाद कर रही है। जंगल हो, जल हो या ज़मीन हो, सबको बर्बाद करने के लिए जो रूलिंग पार्टी है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, वो सबसे बड़ा रोल प्ले कर रही है। तो हम जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हो, उनसे हम यही अपील करना चाहते हैं कि आप लोग हमें जीने दो, हमें आपके अंधे डेवलपमेंट में हमें शिकार मत बनाइए। क्योंकि अगर आदिवासी ख़त्म हो गया तो आज नहीं तो कल सारा समुदाय ख़त्म हो जाएगा, उसे बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। क्योंकि अगर जंगलों की रक्षा कर सकते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ आदिवासी है, जो रिसोर्सेज की रक्षा कर सकते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ आदिवासी है। मजदूरी करने के लिए आपको आदिवासियों की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे दूसरे जो भी रिसोर्सेज हो, उसको बचाने के लिए आपको आदिवासी समुदाय को बचाना ही पड़ेगा। तो आप सभी साथियों से अपील है कि आप मीडिया, चाहे वो स्टेट का मीडिया हो, लोकल मीडिया हो या नेशनल मीडिया हो, उसमें आदिवासी समुदाय के लिए भी आवाज़ उठाइए। और यही एक मौका है, यही कुछ 5 साल या 10 साल जो बचे हैं, हमें संविधान को भी बचा लेना है, हमारी कम्युनिटी को भी बचा लेना है और हमारी एकता को भी बचा लेना है। इसके लिए आप सभी साथियों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप भी आदिवासी समुदाय के साथ आकर खड़े रहिए। और शायद वक्त ऑलमोस्ट 1 घंटे के ऊपर हो चुका है, 60 मिनट से भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो साथियों, बातें तो बहुत की कमी होने के हिसाब से आप सभी साथियों से मैं इजाज़त चाहूँगा कि अभी ये जो टॉपिक है इसको अभी हम यहाँ पर ही कंक्लूड करें। दोबारा नेक्स्ट टाइम कोई और नए टॉपिक के साथ हम आप लोगों से अवगत करेंगे, मिलेंगे आप सभी साथियों से। तो मैं अभी क्वेश्चन में रीड कर लेता हूँ, और अगर कुछ आप लोगों को कुछ डाउट लग रहा है या कुछ और आप शेयर करना चाहते हैं, मैं ये दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ कि मैं कोई इकोनॉमिस्ट या फिलोसोफर नहीं हूँ। मैं एक आप ही की तरह सोशल एक्टिविस्ट हूँ और ज़मीनी लेवल पर मैं एक्टिविटी करता हूँ, हमारे लोगों के लिए लड़ता हूँ, जागृत करता हूँ संविधान के दायरे में रहकर। इसलिए मैं भी सीख रहा हूँ, आप लोगों से भी मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन आप लोगों ने जो मुझे भरोसा दिया है, इतने सारे साथियों ने जो कंटिन्यूस मेरी बातों को सुना है और शेयर किया है, उसके लिए मैं आप सभी साथियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी तरह से हमारी एकता को हम नेशनल वाइड पहुँचाने की कोशिश करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन, आपके विचार, आपके जो इंस्टीट्यूट है वो कोई भी हो, आपका संगठन कोई भी हो, आपकी पार्टी कोई भी हो, लेकिन अभी हमें हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारे लोगों के लिए आगे आना पड़ेगा, एक आइडियोलॉजी के अंडर में आना पड़ेगा। बहुत सारे साथियों ने मुझे लाइक किया है, और जय भीम, जय मूल निवासी, आप सभी साथियों को जय बिरसा, जय मूल निवासी। बेसिकली क्वेश्चन मुझे कुछ अभी दिख नहीं रहे हैं। आई थिंक सभी साथियों ने सिर्फ मुझे राहुल जोहार, जय आदिवासी, जय भीम कहा है। मुझे बहुत खुशी है कि आप इतने सारे साथियों ने मुझे सुना। और मैं दोबारा बापसा के जितने भी साथीगण हैं, एक्टिविस्ट हैं, फाउंडिंग मेंबर्स हैं, और मेरे दूसरे जो अदर कम्युनिटी सभी साथी, उसमें दिलीप भाई यादव हैं, सियाराम भाई मीणा है, मुलायम सिंह यादव है, अतुल कुमार है, फिर हवलदार भारती जी हैं, अक्षय कुमार हैं, और जो दूसरे हमारे बहुजन साथियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा है, और आप लोगों के साथ ने ही आज मुझे इस मंच पर ला के खड़ा किया है। और मैं आने वाले वक्त में भी आप सभी साथियों से एक अपील करना चाहता हूं
कि आज नहीं तो कल, शायद मे बी नेक्स्ट ईयर, मैं दिल्ली में एक नेशनल लेवल का अनुसूची 5 की अमलवारी के लिए एक बड़ा मूवमेंट करना चाहता हूँ जंतर मंतर पर, और वहाँ पर एक बड़ा प्रोटेस्ट या एक मार्च करना चाहता हूँ। तो उसमें मुझे आप सभी साथियों का साथ चाहिएगा, क्योंकि देखिए हम आदिवासी समुदाय से बिलोंग्स करते हैं और हम आदिवासी हमारा तो ख्याल रखते ही है, लेकिन हमारे साथ हमारे जितने भी साथी दूसरी कम्युनिटी से है, हमारे जो भाई बंधु है, उन सब का हम ख्याल रखते हैं। और हमारे दिल में कोई नफ़रत नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, और इसी को हम पूरे देश में और दुनिया में स्प्रेड करना चाहते हैं। तो इसलिए उस वक्त जब भी हम जो प्रोग्राम मार्च का जो प्रोग्राम है उसे जब हम डिक्लेयर करेंगे, तो उस वक्त आप सभी साथीगण दोबारा हमारे साथ चलें। और आज के दौर में जो जैसे लॉकडाउन ओवर हो गया, तो लॉकडाउन जैसे ओवर होगा तो सबसे बड़ा क्राइसिस हमारे इकोनॉमी पे आने वाला है, हमारी फाइनेंशियल जो क्राइसिस होगा उसके ऊपर ध्यान देना है। तो उसके लिए जिस तरह से लॉकडाउन के समय में हमारे ज़्यादातर जो साथी है उन्होंने हमारे लोगों को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पहुंचाया है ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए, उनको ज़रूरी खाना दिया है, सामान दिया है, पैसे दिए हैं। उसी हिसाब से हमें जब लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद 2-3 महीने का जो टाइम पीरियड रहेगा, तो ज़्यादातर हमारे ही लोग पैसे की किल्लत की वजह से वो भूखे ना सोएं, उनको ज़्यादा तकलीफ़ ना पड़े, उसका भी हमारे अगल बगल के एरिया में ध्यान रखना ज़रूरी और लाजमी हो जाएगा। तो वो भी हमारा कर्तव्य हमें समझकर हमें इंसानियत का जो एक धर्म है उसे हमें उसे सार्थक करना है। तो आप सभी साथियों का दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी साथियों ने मुझे सुना, समझा और प्यार दिया, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। जोहार, जय आदिवासी, जय भीम, जय फुले और जय बहुजन। शुक्रिया, थैंक यू।